नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीव विज्ञान की कक्षा 12 में। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आगे से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा परागकणों का स्फुटन, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन के साथ में ही कायिक कोशिका और जनन कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं परागकणों का स्फुटन। परागकण जो होते हैं उसमें स्फुटन जो होता है वो सामान्य तौर पर 4 प्रकार से हो सकता है। या तो अनुप्रस्थ होगा, और अनुप्रस्थ का उदाहरण आता है तुलसी। लंबवत हो सकता है, लंबवत का उदाहरण है कपास। छिद्रमय हो सकता है, जिसका उदाहरण है मकोय। और कपाट्य, जिसका उदाहरण है बारबरी। तो परागकणों का जो स्फुटन है वो 4 तरह से होता है: अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय और कपाट्य। अनुप्रस्थ का उदाहरण है तुलसी, लंबवत का उदाहरण है कपास और धतूरा, छिद्रमय स्फुटन का उदाहरण है मकोय और कपाट्य स्फुटन का उदाहरण है बारबरी। इसके बाद में अगला जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। और नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन जो है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो परागकण जो है इसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहा जाता है। और परागकण में जो केंद्रक पाया जाता है उसमें विभाजन होता है, और परागकण के केंद्रक में विभाजन से एक बड़ा कायिक केंद्रक बनता है और इसी के साथ में एक छोटा जनन केंद्रक का भी निर्माण होता है। अब केंद्रक बनने के बाद में जब उनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, कोशिका भित्ति बन जाती है, तब निर्माण हो जाता है कोशिकाओं का। तो इस प्रकार से एक बड़ी कोशिका बनती है, तो जो बड़ी कोशिका बनती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। और इसी जनन कोशिका में आगे चलकर के समसूत्र विभाजन होता है, और जनन कोशिका में समसूत्र विभाजन होने से 2 नर युग्मक बनते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या क्या चरण है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चित्र देख करके हम समझेंगे कि जो परागकण का जो केंद्रक जो होता है ये परिधि की तरफ गति करेगा, और परिधि की तरफ ये गति जो करता है ये क्रिया जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। परागकण का जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ गति करेगा, और परिधि की तरफ ये जो गति हो रही है ये गति जो है जीन द्वारा नियंत्रित होती है। और परागकण में ये जो परागकण के जो केंद्रक में ये जो गति हो रही है ये गति की दिशा जो है निर्धारित करती है जनन कोशिका के निर्माण की दिशा को। अब ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर परिधि की तरफ आ गया केंद्रक, जब केंद्रक परिधि की तरफ आ जाता है तो ठीक इसके विपरीत दिशा में राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड और लवक ये एकत्रित हो जाते हैं। केंद्रक जैसे ही परिधि की तरफ आता है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड और लवक एकत्रित हो जाते हैं, और इनका यहाँ पर एकत्रित होना निर्धारित करता है कायिक कोशिका के निर्माण को। तो सबसे पहले जो केंद्रक है इसमें विभाजन शुरू हुआ। जब इसमें केंद्रक में विभाजन शुरू होता है तो तर्कु तंतु बनते हैं। अब ये जो तर्कु तंतु यहाँ पर बने हैं ये असममित आकार के होंगे। असममित इसलिए क्योंकि केंद्र की तरफ तो ये तीक्ष्ण होते हैं, आप देख सकते हैं चित्र में नुकीले बनाए गए हैं, तीखे बनाए गए हैं, जबकि परिधि की तरफ ये कुंद होते हैं यानी गोलायुक्त होते हैं। तो जो तर्कु तंतु बनते हैं विभाजन के परिणाम स्वरूप वो असममित आकार के होते हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ तो ये होंगे तीक्ष्ण और परिधि की तरफ ये होते हैं कुंद। इसके बाद में जब विभाजन पूर्ण होता है केंद्रक में तब 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक बड़ा केंद्रक बनता है जिसको कहते हैं कायिक केंद्रक, और एक छोटा केंद्रक बनता है जिसको कहते हैं जनन केंद्रक। अब जब केंद्रक बन जाते हैं तब कोशिका द्रव्य इकट्ठा होते हैं इनके चारों तरफ, और इन केंद्रक के बीच में एक अर्धचंद्राकार भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जब भित्ति बन जाती है तब केंद्रक से बन जाती है कोशिकाएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बड़ी कोशिका बन जाती है जिसको कहते हैं कायिक कोशिका, और एक छोटी लेंस के आकार की कोशिका बन जाती है जिसको कहते हैं जनन कोशिका। अब ये जो कोशिका बनी है इसकी ये जो अर्धचंद्राकार भित्ति जो होती है वो परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है, तो ये पृथक होना शुरू करती है। जब पृथक होना शुरू करती है तो जनन कोशिका के आकार में परिवर्तन हो जाता है, और जो जनन कोशिका जो होती है वो लेंस आकार से गोलाकार आकृति में आ जाती है। कायिक कोशिका तो वैसे कैसे रहेगी, जनन कोशिका जो है लेंस आकार से गोलाकार आकृति में आ जाती है। उसके बाद में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि जो
कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो अनियमित आकृति का हो जाता है, और जो जनन कोशिका पहले जो गोलाकार आकृति में थी वो कर्मी रूप आकार में आ जाती है। ये कर्मी रूप आकार में आने से क्या फायदा होता है कि ये परागनलिका में आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से उसमें गति हो सकती है। अब इसी जनन कोशिका में आगे चल करके विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, और इसमें समसूत्र विभाजन होने से जनन कोशिका में समसूत्र विभाजन होने से दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। अब जो कायिक कोशिका और जनन कोशिका क्या है उसके बारे में देखिए। कायिक कोशिका जैसा कि आपने अभी पढ़ाई है कि आकार में बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके साथ साथ में इसमें आरएनए और प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और आरएनए की मात्रा जो होती है इसमें जनन कोशिका से अधिक पाई जाती है। प्रारंभ में इसका जो केंद्र है वो गोलाकार होता है और बाद में जो है वो अनियमित आकार का हो जाता है, और कहा जाता है कि ये जो कोशिका कायिक कोशिका जो होती है वो परागनलिका बनाती है और उसके बाद में नष्ट हो जाती है। अब सेकंड नंबर पे जो कोशिका आती है जनन कोशिका। जनन कोशिका आकार में छोटी होती है, जो पहले लेंस के आकार की होती है, उसके बाद में गोलाकार हो जाती है और अंत में वो कर्मी रूप आकार को प्राप्त कर लेती है ताकि आसानी से परागनलिका में वो गति कर सके। इसमें भी आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आरएनए जो है कायिक कोशिका की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है, और इसी जनन कोशिका में समसूत्र विभाजन होता है, और समसूत्र विभाजन होने से इसमें दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। नोट कीजिए आप लोग इसे। हमारा अगला टॉपिक जो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु दानी के बारे में। अब पुष्प जो है, पुष्प में मादा जननांग पाया जाता है और उस मादा जननांग को कहा जाता है जायांग यानी कि गाइनोशियम। जायांग की जो इकाई होती है इसकी इकाई को कहा जाता है अंडक या कार्पल, और अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। तो पुष्प में जो मादा जननांग है उसको जायांग कहते हैं, जायांग की इकाई को अंडक कहते हैं, और अंडक को गुरु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। अब सामान्य तौर पर मान लीजिए कि अंडक दो या दो से अधिक हों, तो या तो अंडक जुड़े हुए होंगे या फिर अंडक जो है पृथक होंगे। अगर अंडक जुड़े हुए हों, संयुक्त हो, तो उसे संयुक्त अंडपी या सिनकार्पस कहा जाता है, और अगर अंडक पृथक हो तो उसे वियुक्त अंडपी या एपोकार्पस कहा जाता है। अब अंडक को तीन भागों में हम देख सकते हैं बटा होता है। इसका सबसे ऊपरी भाग जो है वो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है। इसके बाद में जो खोखली नलिका के समान संरचना पाई जाती है उसे वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे एक फूली हुई संरचना पाई जाती है जिसको अंडाशय कहते हैं, और इसी अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। और बीजांड जो होता है, इस बीजांड को ही कहा जाता है गुरु बीजाणु दानी या मैक्रोस्पोरेंजियम। अगर किसी अंडाशय की अनुप्रस्थ काट काटी जाए तब हम देखते हैं कि उसके बीच में एक फूला हुआ भाग दिखाई देता है, और इस फूले हुए भाग को कहा जाता है बीजांडासन, और इसी बीजांडासन पर बीजांड व्रंत की सहायता से जुड़े हुए होते हैं बीजांड। तो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट अगर देखें तो उसके बीच में जो फूला हुआ भाग है वो तो है बीजांडासन, और इसी बीजांडासन पर बीजांड स्थित होते हैं, और जिस व्रंत के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उसे कहा जाता है बीजांड व्रंत कहा जाता है। अब ये गुरु बीजाणुदानी का चित्र है। इसमें आप देख सकते हो कि बीजांड व्रंत और ये जो बीजांड दोनों जिस स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं, और हाइलम के ऊपर की तरफ एक उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जिसे राफे कहा जाता है। तो बीजांड और बीजांड व्रंत का जो संधि स्थल है उसको नाभिका या हाइलम कहा जाता है, और नाभिका या हाइलम के ऊपर की तरफ जो उभरा हुआ भाग पाया जाता है उसे राफे कहा जाता है।
अब बीजांड की बात करें तो बीजांड का अधिकांश भाग जो होता है वो मर्दूतकीय कोशिकाओं का बना होता है। इस मर्दूतकीय कोशिकाओं से निर्मित भाग को कहा जाता है बीजांड काय। अब इस बीजांड काय को घेरे हुए आवरण पाए जाते हैं। तो ये जो आवरण पाए जाते हैं इनको कहा जाता अध्यावरण। अगर अध्यावरण की संख्या 2 है तो ऐसा बीजांड द्विअध्यावरण निकल आता है, 1 है तो एक अध्यावरणीय, और अगर अध्यावरण अनुपस्थित है तो उसको अध्यावरणीय बीजांड कहा जाता है। अब आप इस चित्र में देख सकते हो कि ये जो बीजांड जो है इसके बाहर की तरफ आपको 2 अध्यावरण दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें से जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो बाह्य अध्यावरण, और उसके भीतर जो पाया जाता है वो अंतः अध्यावरण कहलाता है। अब ये अध्यावरण बीजांड काय को घेर करके रखते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर ये अध्यावरण बीजांड काय को घेर नहीं पाते, उस स्थान पर एक सूक्ष्म छिद्र बन जाता है जिसको बीजांड द्वार कहा जाता है। और इस बीजांड द्वार के ठीक विपरीत दिशा में पाया जाता है निभाग। तो बीजांड द्वार और निभाग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत ध्रुवों पर स्थित होते हैं। फिर ये जो आप बीजांड काय देख रहे हो, इस बीजांड काय के भीतर उपस्थित होता है भ्रूणकोश, और इस भ्रूणकोश में आप देख सकते हो निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका। मध्य में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं और पाई जाती है, और ये 3 कोशिकाओं का ये जो समुच्चय होता है इसको अंड समुच्चय कहा जाता है, जिसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। तो ये जो संरचना है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना है, आप इसे नोट कीजिए। गुरु बीजाणुधानी के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो है गुरु बीजाणुजनन, जिसको मैक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। होता क्या है कि बीजांड निर्माण के समय में कोई एक बड़ी कोशिका जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और सघन जीवद्रव्य पाया जाता है, वह कोशिका जो है प्रसूतक कोशिका की तरह आर्किस्पोरियल सेल की तरह जो है काम करना शुरू कर देती है। अब ये जो प्रसूतक कोशिका है इसमें परिणत विभाजन होता है, और परिणत विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनती है, बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको बाहरी प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहते हैं, और अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है उसको भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। अब जो ये प्राथमिक भित्ति कोशिका है इसमें विभाजन होने से आगे चल करके जो है ये कोशिकाएं भित्ति का निर्माण करती रहेगी। इधर ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो बनती है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो जो भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो बनी थी वह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाएगी, और इसी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि रेखीय क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। परंतु होता क्या है कि बीजाणु द्वार की तरफ वाले जो 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और एक गुरु बीजाणु बचा हुआ रह जाता है निभाग की तरफ, और उसे ही सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं। तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु बचता है जिसको सक्रिय गुरु बीजाणु कहते हैं, और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये जो 3 गुरु बीजाणु जो नष्ट हुए हैं ये क्या करते हैं, इस सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो है मादा युग्मकोद्भिद, जिसको भ्रूणकोश भी कहा जाता है।
तो मादा युग्मकोद्भिद ऑब्लिक भ्रूणकोश का परिवर्धन। अब जैसा आपने अभी पहले पढ़ा कि एक सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ जो कि निभाग की तरफ स्थित है। अब ये जो गुरु बीजाणु जो है पोषण प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करने के बाद में ये अपने आकार में वृद्धि करेगा और जब ये अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, आकार में बड़ा हो जाता है, तब इससे जो है भ्रूणकोश मात्र कोशिका बनती है जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। अब ये जो भ्रूणकोश मात्र कोशिका बनी है, इस भ्रूणकोश मात्र कोशिका में 3 समसूत्र विभाजन होते हैं। जब पहला समसूत्र विभाजन होगा इसके केंद्रक में, भ्रूणकोश मात्र कोशिका के केंद्रक में जब पहला समसूत्र विभाजन होता है तब एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है और दोनों केंद्रक जो है विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। एक निभाग की तरफ चला जाएगा तो दूसरा बीजाणु द्वार की तरफ चला जाएगा। फिर इसके बाद में इन्हीं केंद्रक में फिर से जो है सेकंड समसूत्र विभाजन होता है। परिणाम ये निकलता है कि प्रत्येक ध्रुव पर 2-2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर तीसरा समसूत्र विभाजन होता है। इसका परिणाम ये होता है कि दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 8 केंद्रक बन गए। अब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक जो है मध्य में आ जाएगा। ये मध्य में आ गए एक एक केंद्रक, तो इससे क्या होगा कि अब ध्रुवों पर 3-3 केंद्रक रह जाएंगे और मध्य में 2 केंद्रक आ जाएंगे। जब इस तरह से केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसके बाद में इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का एकत्रण होने लगता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। परिणाम स्वरूप निभाग की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बन जाती हैं। मध्य भाग में दोनों केंद्रक जो है संयोजित होकर के द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बना देते हैं और बीजाणु द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं बनती है जो अंड समुच्चय बनाती है, जिसमें से 2 तो होती है सहायक कोशिका और 1 होती है अंड कोशिका। और इस तरह से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसे भ्रूणकोश भी कहा जाता है। अब इस मादा युग्मकोद्भिद में हम देखते हैं कि केंद्रक की जो संख्या होती है वो होती है 8। चाहे तो आप देख भी सकते हैं 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8। तो इसमें 8 केंद्रक है और कोशिकाएं जो है वो 7 होती है। 1 2 3, ये 4 5 6 और 7। तो इस तरह से केंद्रक की संख्या तो है 8 और कोशिका की संख्या है इसमें 7। और इस प्रकार का जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो बनता है वो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है, आप नोट कीजिए इसे।